नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास कार्यक्रम सवाल शीतल सिंह से। यहाँ खबर का पोस्टमार्टम किया जाता है। शीतल सिंह अपने बेबाक और बेधड़क अंदाज में खबरों की परतें उधेड़ते हैं। आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे अभियान की जिसने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान देने का सपना दिखाया था। वो अभियान था मेक इन इंडिया। क्या ये महत्वाकांक्षी पहल वाकई में भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाई, या फिर यह सिर्फ एक चमकदार नारा बनकर रह गया? आंकड़े क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी के वादों का क्या हुआ? आज हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, तथ्यों को सामने लाएंगे और सच्चाई को परखेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं देश की जाने माने पत्रकार शीतल सिंह, जो इस चर्चा को और भी रोमांचक बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेक इन इंडिया, सपना या सच्चाई? मेरा तो सपना है दुनिया के हर बाजार में, हर ड्राइंग रूम में, हर डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई भारतीय ब्रांड मौजूद हो। मेड इन इंडिया दुनिया का मंत्र बने। कोई बीमार हो तो वो हील इन इंडिया के बारे में पहले सोचे। किसी को शादी करनी हो तो वेड इन इंडिया पर पहले विचार करे। किसी को घूमना फिरना हो तो लिस्ट में सबसे ऊपर भारत को रखे। कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहे, एग्जीबिशन लगाना चाहे तो सबसे पहले भारत आए। कोई कंसर्ट कराना चाहे तो सबसे पहले भारत को चुने। ये ताकत, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें खुद में पैदा करना है। शीतल सर, देखिए मैंने ऐसा बहुत है कम कि कहा। हाँ, देखिए ये सपना एक्चुअली थोड़ा भारत देखता है, थोड़ा भारत को पश्चिम दिखाता है। पश्चिम चाहता है कि चाइना का रिप्लेसमेंट हो। चाइना जिस तरह से धूमकेतु बना है पिछले 30-35 सालों में, खासकर 40 साल मान लें, वैसे तो 30-35 सालों में उसने सारी दुनिया के जो संचालन करता है, या जो समझते हैं कि वो संचालन करता है, उनके लिए चिंता की लकीरें खींच दी। और वो चाहते हैं कि इसका विकल्प पैदा हो। उनके विकल्पों में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भारत चूंकि बहुत बड़ी आबादी का और एक बड़े भूभाग का देश है, तो भारत उसमें निश्चित तौर पर बड़ी आबादी होने के नाते दुनिया की प्रमुखता पाता है। उसकी एक सैनिक जरूरत भी है, इसलिए भी पाता है। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर वो इस मामले में चीन से कुछ रिप्लेस कर सके, तो ये तर्क सामने वो रखते हैं। और पश्चिम के तमाम जो नीति निर्धारक हैं, वो इन चीजों को बीच बीच में कहते रहते हैं। और इस कहने से क्या हुआ कि भारत में भी एक इस तरह का वातावरण बना हुआ है जिसने जो यथार्थ है उसकी एनालिसिस करके अपनी जरूरत के हिसाब से कोई नीति निर्धारण की हो और उसको लंबे समय तक चलाया हो। पार्टी दर पार्टी, चूंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कब कौन सत्ता में रहे कोई गारंटी नहीं है, तो सभी पार्टियों में अगर इसके बीच कोई संवेद स्वर बना हो, ऐसा सब हुआ नहीं। वैसे हम विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है उसी से जुड़े हुए हैं। हमारा सारा बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टीओ में होना और अन्य सारे माध्यमों में हम उसी तरह से हैं जैसे दुनिया के दूसरे देश हैं, और एक साझा अर्थव्यवस्था में है। तो ऐसे में हमें निश्चित तौर पर एक लॉन्ग टर्म और क्लियर पर्सपेक्टिव अपनी राजनीति का भी, विदेश नीति का भी और अर्थनीति का भी, खासकर अर्थनीति सबसे जरूरी है, वो रखना चाहिए। बीच बीच में हम अगर शिगुफेबाजी करेंगे तो ये हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा। आज स्थिति यह है कि दुनिया में हमारा जो औद्योगिक उत्पादन, हम दुनिया में नहीं, पहले भारत में जो हमारा जीडीपी है पूरा, जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है, उसमें हमारा औद्योगिक उत्पादन जो है बहुत चाहने के बावजूद 15% के आसपास, 13 से 15 के बीच बहुत समय से लैग कर रहा है। सच्चाई तो ये कुछ कम हुआ है बीच में, ये बढ़ा ही नहीं। तो ये सर्विसेज में हम बढ़ गए, सर्विसेज में हमने 50% का बैरियर पार कर लिया, लेकिन हमारा औद्योगिक उत्पादन जो है वो स्लगिश बना हुआ है। तो ये हमें जानना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, और उसकी वजह हमें बहुत सारी पता है, हमारे उद्योग ने भी बता रखा है, नीति निर्धारकों को भी पता है। लेकिन राजनीति कई बार इस तरह की बातें करती है जो हमें चकरा देती है। जैसे
एकाएक कहा जाता है कि हमें अपने में आत्मनिर्भर बनना है। ये संभव नहीं है। अमेरिका चाह रहा है, आज तो संभव नहीं हो रहा है उसके लिए। ट्रम्प साहब इतना उछल कूद कर रहे हैं, कहां पॉसिबल हो रहा है। एप्पल के प्रमुख को उन्होंने डांटा भी कि तुम भारत में क्यों बना रहे हो, आओ अपने यहां बनाओ, नहीं तो ड्यूटी लगा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कोई चेंज हुआ क्या? नहीं होता ऐसे। क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह है, उसने यहां अगर कारखाना लगाया है, यहां भी असेंबली कर रहा है भारत में तो, और लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल की सप्लाई, एक चेन होती है पूरी सप्लाई की, वो सब चीजें एकाएक कई जगह नहीं पैदा की जा सकती। ये रातों रात पैदा होने वाली चीजें नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। अब भारत आयात क्या करता है, किन चीजों को रिप्लेस कर सकता है, थोड़ा सा इसको सरल करके समझा दो। एक तो मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारा हिस्सा क्या है। अब दुनिया से जो हम चीजें आयात करते हैं, उसमें हम अपनी जो पूरा आयात है उसका सबसे बड़ा हिस्सा हमारा क्रूड ऑयल खरीदने में जाता है। करीब 35% हम गैस और पेट्रोलियम खरीदते हैं, 35% हमारे सारे इंपोर्ट का चला जाता है इसी में। इसके बाद दूसरा उसी तरह का बड़ा सेक्टर जो है, करीब 33%, 33% जो है वो टेक्सटाइल्स में है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है और मेटल्स में है, मोस्टली टेक्सटाइल्स में। क्योंकि हम इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं, टेक्सटाइल से बने सामानों का बहुत सारे, तिरुपर वगैरह में, तमिलनाडु वगैरह में ये सब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहां गुजरात में भी है, अन्य जगहों पर भी। तो वो एक एरिया है हमारा। जो हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, हम आजकल बहुत समय से पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट से भी हम बहुत पैसे कमा रहे हैं, यानी इस इंपोर्ट से हमारा एक्सपोर्ट जुड़ा हुआ है सीधे सीधे, इन दोनों से। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसकी आजकल बड़ी चर्चा होती है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा फोन बना रहे हैं या दूसरे नंबर के फोन निर्माता हो गए हैं। तो सच्चाई ये है कि हम फोन असेंबली कर रहे हैं, ज्यादातर इसमें चीनी कंपनियां हैं, अब एप्पल भी आ गई है, और कोरियन कंपनियां हैं, ये सब भारत में असेंबल करती। लेकिन इसकी जो तमाम सैकड़ों पार्ट्स हैं वो तमाम जगहों से आते हैं, और वो सब हम नहीं बनाते, इसलिए वो बल्कि ज्यादातर हम नहीं बनाते। 90% तक इसमें बाहर से आता है बन बन के, हम सिर्फ उसको असेंबल करते हैं। तो ये सब सच्चाइयां हमें अपनी जनता से भी, अपने आप से भी साफ साफ जानना चाहिए कि हम टेलीफोन बनाने की दुनिया की बड़ी कंपनी है, लेकिन जैसा राहुल गांधी ने संसद में सही कहा था कि हम इसका मैक्सिमम हिस्सा, तो 90% तक हिस्सा दुनिया से मंगाते हैं और उसको स्क्रू करते हैं। तो हम अभी स्क्रू करने वाली अर्थव्यवस्था है, ये सच्चाई जानी। ऐसे दूसरे लोग भी हैं, वियतनाम वगैरह में भी ये काम होता है, अन्य एशियाई देशों में होता है, लेकिन हम भी यही कर रहे हैं, ये हमें पहले जानना चाहिए। इसके बाद हमारा एक्सपोर्ट का 11% हिस्सा जो है वो फार्मा इंडस्ट्री से आता है। ये हमारा एक बड़ा प्रमुख एरिया है, और ये जाता ज्यादातर अमेरिका में और पश्चिमी देशों और अन्य जगहों पर है। ये जो है, इसमें भी बड़ी समस्या है। इसमें जो एपीआई होता है, यानी जिस रॉ मटेरियल से बनता है, वो 60 से 70% चीन से आता है, बाकी पश्चिमी देशों से आता है। अभी एपीआई बनाना ये एक दिन का काम नहीं है। भारत सरकार ने इसके लिए कई मतलब इस क्षेत्र में भारत में रॉ मटेरियल बने, इसके लिए कई सुविधाएं भी इंडस्ट्री को अनाउंस की है, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। एपीआई वगैरह बनाना लॉन्ग टर्म और बहुत रिसर्च का, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करता है। दरअसल इनमें जो चीजें मैं बता रहा हूं, इनमें से किसी भी क्षेत्र में अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो ये एक दिन दो दिन की प्रोसेस नहीं है, 1 साल 2 साल, एक चुनाव 2 चुनाव की प्रोसेस नहीं है। ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं। 15-20 साल 25 साल के लिए आप अपनी इंडस्ट्री को, सब चीजों को एक लाइन में लगाते हैं, साधन उपलब्ध कराते हैं, नॉलेज खरीदते हैं और स्किल्ड लोगों को उसमें लाते हैं, तब जाके ये आप कहीं पहुंचते हैं। और उसमें भी दुनिया में जो परिवर्तन होते रहते हैं, उसके लिए आपको रेगुलर अपडेट भी होना होता है, चीजें सब स्थिर नहीं रहती। तो ये बहुत ही योग्यता, कुशलता और धैर्य का काम है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे मसलों पर हम आपस में बात ही नहीं करते। राजनीतिक दलों में दुश्मनों जैसी स्थिति है। आजकल सबके आईटी सेल खुल गए हैं, जो एक दूसरे को गालियां दिया करते हैं। एक दूसरे से उन्होंने ऐसा वातावरण विषाक्त कर दिया है कि संवाद की जगह ही नहीं बची। संसद में बहस नहीं होती है, मैनेज की जाती है। एक नया टर्म आ गया है, हर चीज हम मैनेज करने लगे हैं। कोई चीज हम बातचीत से हल नहीं करते, मैनेज करते हैं। मैनेज कैसे करते हैं? मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, ट्रोल के जरिए और पेड एंकर्स कह लीजिए या एम्बेडेड एंकर्स के जरिए माहौल बनाते हैं
और जबरदस्ती दूसरे को कथित तौर पर हर चीज में हम लड़ाई झगड़े की नौबत पे पहुंचे हुए हैं। ये चीज हमें कहीं नहीं पहुंचाएगी। इसलिए ये जो मेक इन इंडिया की कथित बात है, इसके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हमें बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय सहमति की जरूरत होगी, जिसमें उद्योग, सभी राजनीतिक दलों का हिस्सा, सभी की सहमति कि सरकारें भले बदल जाएं, नीतियां वही चलनी चाहिए जो देश के इस तरह का आधारभूत ढांचा तैयार कर सके। ऐसा ही हमें कृषि में करना चाहिए, ऐसा ही हमें उद्योगों के लिए करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कुछ तो कर नहीं रहे हैं, बीच बीच में घोषणाएं कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने थे मई 2014 में, और एक साल बाद ये मेक इन इंडिया का नारा बड़े जोर शोर से आया था, कहां गया हमारा औद्योगिक विकास? सच्चाई है कि घट गया, बढ़ा ही नहीं। तो ये नारों से नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से हम इस समय जिस राजनीतिक व्यवस्था में चल रहे हैं, उसमें इस तरह के राजनीतिक स्टंट करना जो है वो सबसे प्रमुखता पा गया है। हर चीज एक इवेंट है और राजनीति एक स्टंट है। इसने हमें बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में रख छोड़ा है। हम इससे कहीं नहीं पहुंच रहे। इनमें से किसी भी चीज में जो आंकड़े मैंने आपको बताए, 7% हम सोना वगैरह भी खरीदते हैं, हीरा, अनपॉलिश्ड हीरा वगैरह भी 7% हमारा इसमें भी इंपोर्ट है। अब इन सब के रिप्लेसमेंट कहाँ है? अभी हमारे पास सोने की माइन कहाँ हो जाएगी एक रात में? हीरे की माइन कहाँ हो जाएगी? ये सब कोई रातों रात की चीज नहीं है और इनके रिप्लेसमेंट संभव भी नहीं है, बल्कि उन चीजों के भी संभव नहीं है। हमें राष्ट्रीय नीति बना के सोचना होगा कि हम किन क्षेत्रों में अपनी जो हमारी जो क्वालिफाइड हमारी जो आबादी है उसको हम कहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी आबादी तो मजदूर क्लास की है, जिनका कोई स्किल नहीं है, और उनमें से बहुत सारे लोग हमारे देश को जो दे रहे हैं इस समय, वो विदेशों में मजदूरी करके दे रहे हैं। सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रीज में दे रहे हैं। ये लोग जाके वहां से मजदूरी और बड़ी मेहनत के काम करते हैं और वहां से मनी ऑर्डर अपने घर भेजते हैं। भारतीय खजाने में विदेशी मुद्रा जो आती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ये लोग दे रहे हैं। 5 करोड़ से ज्यादा लोग कमा के हमको दे रहे हैं, लेकिन वो नॉन स्किल्ड है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक स्किल्ड मैन पावर की टारगेटेड एरिया में एक लंबे समय तक दीर्घकालिक रणनीति के तहत, जिसमें इंडस्ट्री भी शामिल हो, सरकार भी शामिल हो, विपक्ष भी शामिल हो, एक राष्ट्रीय सहमति हो, और हम उसके लिए लंबे समय तक काम करेंगे, तब हम इनमें से किन्हीं भी चीजों में, सब में तो नहीं हो सकते क्योंकि दुनिया चुनौतीपूर्ण है। आज हम ये सोच रहे हैं, दुनिया हमसे पहले इसको सोच के कर रही है, बहुत से देश कर रहे हैं। वियतनाम जैसे छोटे देशों ने बहुत कुछ कर लिया है, एशिया के बहुत सारे देश बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मैदान खाली है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा किया नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय सहमति और राष्ट्रीय सम्मति की जरूरत है, जो दोनों अनुपस्थित हैं। और उसमें ये सिर्फ एक शगुफा लगता है, क्योंकि जब जब हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह की बात छेड़ते हैं, उसके अगले साल का आंकड़ा बताता है कि न सिर्फ दुनिया से हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है, बल्कि चीन, जिसको हम ज्यादा निशाने पे लेते हैं, उससे हमारा इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, हर चीज में बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह यही है कि हमारी नीति जो है वो न दीर्घकालिक है और न उसमें राष्ट्रीय सहमति है। वह एक नारे के तौर पर आती है, चुनाव लड़ती है और चुनाव के बाद बिसार दी जाती है। अब तुम्हारे कोई सवाल हो तो पूछो। हाँ, आखिरी सवाल है, उसमें 2 सवाल छुपे हुए हैं। क्या मेक इन इंडिया से कुछ हल्की फुल्की कुछ सफलता मिली? और दूसरा सवाल, कोई भी देश का जब प्रमुख होता है, मुखिया होता है, वो अपने देश के लिए अपने हिसाब से काम तो करना चाहता है। कोई भी नहीं है कि मैं बैठ जाऊं और कुछ ना काम करूं, चाहे अपने फायदे के लिए, राजनीतिक तौर पर फायदे के लिए। जब ये नारा देते हैं, जब वादा करते हैं, जिनको लोग अब जुमला भी कहने लगे हैं, तो सोचते तो होंगे उससे पहले, कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि करने, वादा बोलने से पहले भी सोचा जाता है, और मुखिया तो चाहेगा कि हाँ मैं ये करके जाऊं, मेरा फायदा होगा, मेरा नाम होगा। कर क्यों नहीं पाते हैं फिर? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत अलग विस्तार मांगेगा कि क्यों नहीं कर पाते, ये बड़ा सवाल है। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, 1 2 3 4 5। हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हमारा प्रशासनिक ढांचा है, भ्रष्टाचार है, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है, और राष्ट्रीय परिस्थिति भी है। ये अब इन सब चीजों में बात करने पे बहुत समय इसमें जाएगा, वो क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए मैं उसके छोटे सवाल पे आता हूं। बिल्कुल करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया का नारा लाए थे प्रधानमंत्री जी, करना चाहते थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं कर पाए।
उसकी वजह ये है कि एक वस्तु स्थिति हमारे जैसे क्रूड ऑयल हम रातों रात नहीं बढ़ा सकते, हमारे कुछ प्रोडक्शन है, लेकिन ये सही है कि जो हमने केजी बेसिन वगैरह में गैस निकाली थी वो हम अपने यहाँ उतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और वो हमने नीतियां बदल के उद्योगपतियों के हवाले कर दी और वो उसमें सब में मुकदमों में फंस गई। तो अब ये भ्रष्टाचार वगैरह के कारण हुआ। तो ऐसा बहुत सारा भी है हमारी कि बहुत सारी हमारी समस्याएं हमारे ही द्वारा पैदा की हुई हैं। उसी राजनीतिक सिस्टम ने जिसने ये चाहा कि हमारा मेक इन इंडिया बढ़े, उसी ने चीजों के प्राइवेटाइजेशन करके अपने लिए समस्या कर दी है। और प्राइवेट जो ओनर होता है वो मुनाफे की दृष्टि से सोचता है कि उसको फायदा किससे हो रहा है। लेकिन सरकार जनता की ओर से होती है, उसे चाहिए कि वो जनता की तरफ से सोचे। कई बार सरकारें भी जनता की तरफ से नहीं सोचती और उससे ऐसे नतीजे आते हैं जिन नतीजों की वजह से हम आज वहां हैं जहां हैं। तो खैर ये सब चीजें एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा करती हैं जिनका हल अभी राजनीति इस देश को नहीं दे पाई है और ये हल राष्ट्रीय सहमति से संभव है। मैं फिर इस शब्द को दोबारा कह रहा हूं, ये अकेले नहीं होगा, सबको मिला जुला के बात करने से होगा और सच बोलने से और सच सही टारगेट रखने से होगा। बिल्कुल। तो और इसके साथ ही हम आज के इस शो को यहीं समाप्त करते हैं, जहां हमने मेक इन इंडिया के सपनों, चुनौतियों और सच्चाइयों को बारीकी से समझने की कोशिश की। आंकड़ों ने हमें एक तस्वीर दिखाई और हमारे विशेषज्ञ ने इस अभियान के हर पहलू को उजागर किया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या मेक इन इंडिया भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना पाएगा या ये जुमला साबित होकर अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। जवाब आपके हाथ में भी है। हमें बताएं आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आपने सत्य हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारी एक सत्य हिंदी के ऐप है उसे डाउनलोड करें और एक ही ऐप पर आप वीडियो और खबरें पाएं, सटीक खबरें। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.